तो हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बढ़िया कर रहे होंगे। तो अब हम लोग आईटी का एग्ज़ाम हो चुका है, उसका रिजल्ट भी आ चुका है और अब हमारा समय आ चुका है कि अब हम लोग अगले आईटी की तैयारी कर सके, ताकि अगला आईटी हमारा अच्छा जा सके और हम लोग आइजर या फिर नाइजर और सीबीएस का सपना कर सके। तो आज हम लोग मोल कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे। तो मोल कंसेप्ट अपना सबसे पहला चैप्टर बनता है केमिस्ट्री का। और मोल कंसेप्ट बहुत ही ज़्यादा इजी चैप्टर है। इजी चैप्टर इन द सेंस इसके जो कंसेप्ट हैं वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। और मैं आप लोगों को अभी बता दे रहा हूँ कि मोल कंसेप्ट के जो सारे क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन आप यूनिटी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। तो अब मोल कंसेप्ट के सारे क्वेश्चन को आप यूनिटी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। इसके लिए कोई वैसा फॉर्मूला याद करने का जरूरत है नहीं। ठीक है। और जब मैं आप लोगों का ओरिएंटेशन ले रहा था, बता रहा था कि चीज़ों को करना कैसे है, तो मैं वो बात फिर से अभी रिपीट कर देता हूँ कि जब आप लोग फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, स्पेशली फिजिकल केमिस्ट्री के, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप लोग फॉर्मूला याद करने में समय नहीं वेस्ट करिए। क्या करिए कि आप लोग जो फॉर्मूला शीट है, एक फॉर्मूला शीट बनाइए। आप लोग ऐसे भी मतलब जब एग्जाम आने वाला होता है उससे जस्ट पहले फॉर्मूला शीट तो बनाते ही है। मैं कह रहा हूँ कि जब आप चैप्टर के सवाल लगाना स्टार्ट करते हैं उससे पहले उसकी एक फॉर्मूला शीट बना लीजिए। और जब आप सवाल लगाते हैं उस चैप्टर के, तो फॉर्मूला शीट से देख देख कर करिए। धीरे धीरे जैसे आप हर बार हर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जब आप फॉर्मूला लिखेंगे ना, तो आपको फॉर्मूला खुद याद हो जाएगा। आपको उसको अलग से टाइम एलोकेट करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। तो आज हम लोग मोल कंसेप्ट का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो मोल कंसेप्ट का चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मतलब हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग को क्या क्या चीज़ पे फोकस करना है। तो पहला आता है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, कि क्या क्या मतलब क्या क्या लॉज है। ये सब काफ़ी पुराने लॉज है जो दिए गए हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्योंकि पढ़ रहे हैं तो हम इन्हें भी पढ़ लेते हैं। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, जो कि बहुत सारा पोस्टुलेट डाल्टन ने दिया था। उस समय के वो बहुत ज़्यादा बड़े जाने माने साइंटिस्ट थे, तो उनके बात को काफ़ी ज़्यादा वैल्यू किया गया था। बाद में पता चला कि डाल्टन के बहुत सारे पोस्टुलेट गलत थे, बस कुछ पोस्टुलेट ही सही थे। तो अगेन वो हम लोग देख लेंगे। फिर अपना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आता है जो कि मोल कंसेप्ट है। ठीक है। मोल कंसेप्ट है जिसको मैं आज अच्छा से डिटेल में समझाऊंगा। इससे क्वेश्चन हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। तो मोल कंसेप्ट हम लोग को ध्यान देना है और याद रखना है कि कोई फॉर्मूलाज रटने नहीं है। इसके लिए हम लोग अधिकतर से अधिकतर क्वेश्चन सारे यूनिटरी मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है। सारे यूनिटरी मेथड से सॉल्व करेंगे। आपको मोल का डेफिनेशन अच्छा से समझना है। और जैसे आप उसका डेफिनेशन समझोगे, आप सारे क्वेश्चन मोल कंसेप्ट इजली लगा लोगे। और इस चैप्टर पे खास करके ध्यान देना, क्योंकि ये चैप्टर आगे के सारे चैप्टर्स में मतलब आगे का आप जो भी क्वेश्चन लगाओगे उसमें आपको आपसे उम्मीद किया जाएगा कि आपको मोल कंसेप्ट आता है। ठीक है। तो ये चैप्टर में पकड़ अच्छी होनी चाहिए ताकि आप बाकी सारे चैप्टर्स को अच्छे से कर सको। फिर आते हैं एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगेन ये सॉल्यूशंस वाले जो चैप्टर है, जो स्टैंडर्ड 12 का चैप्टर है, उसमें भी फिर से रिपीट होता है। तो अभी हम लोग कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स देखेंगे, मतलब देखेंगे और फिर हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। तो मैं जल्दी जल्दी सारे इंपॉर्टेंट मतलब सारे टॉपिक्स के थ्रू गो थ्रू करूंगा। और जहाँ पे जरूरत पड़ेगा वहां पे आपको अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो प्लीज रीच आउट करिएगा। ठीक है। तो पहली बात आता है मैटर। तो मैटर क्या है? मैटर मतलब अगर पुराने डेफिनेशन के हिसाब से जाए तो मैटर कोई भी ऐसा चीज हो सकता है जिसको हम लोग सेंस कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। मतलब एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, हैज मास एंड कैन बी परसीव्ड बाय आवर सेंसेस इज कॉल्ड एज मैटर। ठीक है। कोई भी ऐसा चीज को हम लोग अपना सेंसेस से परसीव कर सकते हैं जिसके पास कुछ मास है और वो कुछ जगह ऑक्यूपाई कर रहा है, मतलब उसका कोई एंटिटी है, वो कोई तो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, तो उसको हम लोग मैटर बोलते हैं। अब मैटर को क्लासिफाई करने का बहुत सारा तरीका है। तो ये वो बचपन वाली चीज़ है जो आप लोग 9th 10th में देखते हो। तो एक फिजिकल क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ उसकी स्टेट्स क्या क्या है। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस कॉमन चीज़ है जो आप लोगों को इसके बारे में अच्छे से पता है। और इसके बाद दो और स्टेट्स होती हैं, प्लाज्मा, बोस, आइंस्टाइन, कंडेंसेट। बट वो अभी सिलेबस के स्कोप से बाहर है, वो आप लोग कॉलेज में अच्छा से पढ़िएगा। मेन हमारा फोकस आता है केमिकल कॉम्पोजिशन में। तो केमिकल कॉम्पोजिशन में जब जब सेपरेशन किया गया है तो वो दो बेसिस पे किया गया है। प्योरिटी के बेसिस पे। अब ये प्योरिटी वो वाला प्योरिटी नहीं है जो कि हम लोग गोल्ड में या फिर कोई भी चीज खरीदते हैं, या फिर कोई चीज कितना शुद्ध है उसके बेसिस पे नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई आपको प्योर सब्सटेंस बोल रहा है तो केमिकल क्लासिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से प्योर सब्सटेंस एक ऐसा चीज है जो कि एक रिपीटिंग मतलब जिसमें कोई और इम्प्योरिटी मिक्स नहीं हो। ठीक है। इसका मतलब ये है कि प्योर सब्सटेंस में दो से ज्यादा चीजों का मिक्सचर, दो से ज्यादा चीज मिक्स नहीं की हुई है। तो प्योर सब्सटेंस हमारे पास दो दो तरीके के आते हैं। एक आते हैं एलिमेंट्स और एक आते हैं कंपाउंड्स। तो एलिमेंट्स में आपके पास 118 एलिमेंट्स हो जाएंगे पीरियोडिक टेबल के, जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। इसमें केवल कार्बन है। अगर मेरे पास केवल कार्बन पड़ा हुआ है तो वो एक एलिमेंट है। नाइट्रोजन पड़ा है तो वो एक एलिमेंट है। ऑक्सीजन पड़ा है तो वो एक एलिमेंट है। चलिए, ऑक्सीजन और ये तो अपना गैसियस फॉर्म में रहेंगे। तो अगर आपके पास ऑक्सीजन गैस पड़ा है तो वो आपका एलिमेंट है। वो आपका ऑक्सीजन आपका एलिमेंट है, नाइट्रोजन आपका एलिमेंट है, कार्बन आपका एलिमेंट है। ठीक है।
अगर कुछ भी इसमें मिक्स है, मतलब मान लीजिए नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस साथ में है कंटेनर में, तो वो आपका मिक्सचर हो जाएगा। ठीक है, प्योर सब्सटेंस मतलब एक ही चीज आपके पास प्रेजेंट है और कोई भी चीज उसके अलावा नहीं है। ठीक है, और कंपाउंड्स का क्या मतलब हो जाएगा? कंपाउंड्स में दो एलिमेंट्स होते हैं जो कि एक फिक्स्ड रेशियो में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि आपका कार्बन एलिमेंट है, जैसे कि आपका अगर कार्बन एलिमेंट है तो आपका कंपाउंड क्या हो जाएगा? CO2, जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो 1:2 है। तो ये आपका कंपाउंड हुआ। ठीक है, अब ये एक सिंगल एंटिटी है, CO2 एक सिंगल एंटिटी है, ये अलग कार्बन और ये मतलब ये कार्बन और ऑक्सीजन अलग अलग नहीं है, ये अलग अपने एलिमेंटल फॉर्म में नहीं है, ये एक बॉन्ड बनाए हैं, बीच में कोवलेंट बॉन्ड बनाए हैं, और उसके बेसिस पे ये अलग है। मतलब ये एक अलग सा एंटिटी है, ये C और O2 नहीं है, ये एक अलग एंटिटी है जो कि CO2 है। तो अगर एक कंटेनर में बस CO2 पड़ा हुआ है, बस कार्बन डाइऑक्साइड गैस पड़ा हुआ है, तो वो आपका प्योर सब्सटेंस होगा। बट अगेन अगर उसमें कुछ और मिक्स किया हुआ है, मान लीजिए इसके साथ कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, तभी आपका मिक्सचर हो जाएगा। तो प्योर सब्सटेंस समझ में आ गया। सिमिलरली मिक्सचर आ जाएगा। तो मिक्सचर में क्या है कि दो से ज्यादा चीजें मिक्स होंगी। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है, खाने वाला मिक्सचर भी ऐसा ही होता है, केमिकल क्लासिफिकेशन वाला मिक्सचर भी ऐसा ही है कि इसमें दो से ज्यादा चीजें मिक्सड है। ठीक है, अब मिक्सचर दो टाइप के होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। तो ये भी आपको पता है, होमोजीनियस जिसमें आप अंतर नहीं कर सकते हो, मतलब चीजें फिजिकली आपको अलग नहीं दिखती हैं, जैसे कि आपके होमोजीनियस का एग्जांपल एयर हो जाएगा, जिसमें नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट है, ऑक्सीजन है, CO2 है, पर देखने से तो पता नहीं चलता कि नाइट्रोजन इधर है, ऑक्सीजन इधर है, और कार्बन डाइऑक्साइड इधर है। वही हेट्रोजीनियस में आपका शुगर प्लस वाटर हो सकता है, और वो भी तब होगा, शुगर प्लस वाटर तब होगा जब शुगर बहुत ज्यादा डाल दिया गया है। आपको दिखेगा कि शुगर डिजोल्व नहीं हुआ है, और वाटर तो आपको अलग से दिखता ही है, तो वो आपका हेट्रोजेनियस मिक्सचर हो जाएगा जब शुगर बहुत ज्यादा है। तो जब शुगर आपका एक्सेस में है तो। सिमिलरली सैंड प्लस वाटर, वो सैंड तो आपका वाटर में घुलता है नहीं, तो वो भी आपका हेट्रोजेनियस मिक्सचर हो जाएगा। तो ये सिंपल सा बचपन वाला क्लासिफिकेशन है, जो एक इंट्रोडक्टरी पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अब हम लोग अगला स्लाइड पर बढ़ते हैं। तो अब आता है सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये आप लोगों को बेसिक मैथ्स में भी पढ़ाया जाता है। अब इसके लिए बहुत सारे ये है आपके लिए, मतलब इसके लिए रूल्स है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड रूल्स है। तो मैं आप लोगों के लिए एक सिंपल सा शॉर्टकट बता रहा हूँ, जिसके लिए आपको ये रूल्स को ध्यान में उतना रखने की कोई जरूरत नहीं है। आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स के सवाल हो जाएंगे। बाकी फिजिक्स में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री में उसका इतना इंपॉर्टेंस है नहीं। तो आपको मैं वो ट्रिक बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे 4 सवाल है। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन द फॉलोइंग। तो आपको करना क्या है? ठीक है, पहला वाला मतलब आपको करना क्या है, आपके पास जो भी नंबर दिया हुआ है, अगर उसमें डेसिमल पॉइंट है तो उस डेसिमल पॉइंट को गोली मार देनी है, उस डेसिमल पॉइंट को हटा देना है, और फिर उस नंबर को रीड करना है जैसे आप नॉर्मली करते हो। जो नंबर रीड होगा उसमें जितने डिजिट्स यूज होंगे वो आपका सिग्निफिकेंट फिगर होगा। जैसे कि देखते हैं, पहला आपका ए है और ये आपका दिया हुआ है 0.0426। ठीक है, इसका आपको नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट नंबर्स बताने हैं। यहाँ से डेसिमल पॉइंट हटा दीजिए, तो आपके पास क्या नंबर बनेगा? 00426। अब आप जब इसको पढ़ते हो, नॉर्मली पढ़ोगे, तो आप इसको कैसे पढ़ोगे? 426, 00 तो बोलोगे नहीं, तो 426 आपका तीन सिग्निफिकेंट फिगर है। सिमिलरली सेकंड वाला देखते हैं, बी। तो बी में है आपका 0.00269। ठीक है, इसका डेसिमल पॉइंट हटा दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 000269। अब इसको कैसे पढ़ते हैं? 269। तो अगेन इसका सिग्निफिकेंट फिगर 3 हो जाएगा। थर्ड वाला देखते हैं, थर्ड वाला में हो जाएगा 2.075। इसका डेसिमल पॉइंट हटा दीजिए, तो आपके पास जो नंबर बनेगा वो 2075 बनेगा। 2075 बनेगा, तो इसका नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब जब इसके रूल्स लिखे हुए रहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर के, तो अलग अलग तरीके से, मतलब थोड़े अच्छे खासे इंग्लिश में लिखे हुए रहते हैं कि नंबर्स लेफ्ट टू द डेसिमल पॉइंट इफ जीरो आर नॉट टू बी काउंटेड। तो एसेंशियली वही हो रहा है यहाँ पे। जीरो के मतलब डेसिमल के आगे एक और जीरो था, मैं उसको काउंट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये ट्रिक है जो कि काम करता है, और इससे आप सिग्निफिकेंट फिगर्स के क्वेश्चंस लगा लोगे। ठीक है, बाकी अगेन ये केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा आपके फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ पे खास करके फोकस करिएगा। ठीक है, बाकी ये ट्रिक से आपके सारे सिग्निफिकेंट नंबर वाले चीज गलत नहीं होंगे। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, लास्ट वाला देखते हैं, 9.908900। इससे पॉइंट हटा दीजिए, तो कितना बचेगा आपका? 990890। इसको आप पढ़ोगे, कैसे पढ़ोगे? हाँ, 99,98,900। ठीक है, इसको आप ऐसे पढ़ोगे, तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वो 1 2 3 4 5 6 7 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो रूल में जो रूल बुक होती है, मतलब रूल बुक इन द सेंस जो रूल्स लिखे हुए होते हैं, काफी सारे इसके रूल्स होते हैं, उसमें अलग अलग तरीके से सेम बात लिखी हुई होती है। तो आप यही करिए, डेसिमल पॉइंट को भुला जाइए और नंबर को नॉर्मली रीड करिए। रीड करने में आप जितना डिजिट्स यूज कर रहे हैं वही उसका सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा।
ठीक है, चलिए अब आते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पे। तो ये सारे लॉज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट इन द सेंस इनका डेफिनेशन आपको आना चाहिए, ताकि आपसे अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन इससे पूछा जाए, यूजुअली तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री से रेयर चांस से किया है, बट अगर पूछा जाए तो ये सब लॉ से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो पहला आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपका इस चीज पे बेस्ड है कि मास को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है, ठीक है। मास सॉरी मैटर को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ इंडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर। ये कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होगा, ठीक है। तो इस बेसिस पे क्या होगा कि आप जब भी मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन लगाओगे, जब भी इस चैप्टर का क्वेश्चन आएगा, आपको रिएक्शन को बैलेंस करना है, ठीक है। रिएक्शन को बैलेंस करना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है अभी, क्योंकि आपके जो भी रिएजेंट्स आएंगे, मतलब जो आपका रिएजेंट्स का प्रोडक्ट होगा, उसमें चार्ज नहीं होगा। तो बैलेंस करना उतना मुश्किल नहीं है, आप हिट एंड ट्रायल मेथड से कर सकते हो, या फिर आप एल्जेब्रिक मेथड से भी कर सकते हो। अगर आप लोग चाहो तो वो भी मैं बता सकता हूँ, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अलजेब्रिक मेथड यूज करने में बहुत टाइम लगेगा, तो वो वर्थ इट नहीं है, ठीक है। तो आप लोग कोशिश करना कि आप लोग हिट एंड ट्रायल मेथड से ही कर सको, उससे ज्यादा जल्दी हो सकता है। तो मोल कंसेप्ट में जो भी क्वेश्चन लगाना है वो आपको सारे बैलेंस इक्वेशन यूज करने हैं। याद रखना सारे इक्वेशंस बैलेंस होने चाहिए। क्यों? ताकि वो लॉ ऑफ इंडस्ट्री लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वैलिडेट कर सके, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपका C+O2 देता है CO, ये इक्वेशन क्या बैलेंस्ड है? नहीं है। और ये बैलेंस नहीं है, तो इससे प्रॉब्लम क्या हो रहा है? इस इक्वेशन से मेरे को ये पता चल रहा है कि एक ऑक्सीजन गायब हो गया, मतलब ये रिएक्शन हुई और एक ऑक्सीजन मेरा गायब हो गया। तो उसको वैलिडेट करने के लिए हमें इस इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है। तो हम यहाँ पे 2 लगा देंगे और यहाँ पे 2 लगा देंगे, तब यहाँ पे भी 2 कार्बन है, यहाँ पे भी 2 कार्बन है, 2 ऑक्सीजन एंड 2 ऑक्सीजन, ये मेरा इक्वेशन बैलेंस्ड है। और ये अब मेरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सपोर्ट कर रहा है, वैलिडेट कर रहा है कि हाँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हो रही है, ठीक है। दूसरा, इस चैप्टर में उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, पर जब आप केमिकल इक्विलिब्रियम और सब में जाओगे, तो कोशिश करना कि आप जो भी चीज का रिएक्शन लिख रहे हो उसके स्टेट्स भी लिखें, ठीक है। क्योंकि उसमें एक्टिव मास वाला कंसेप्ट आ जाता है, जो कि सॉलिड और लिक्विड का एक्टिव मास 1 होता है। और फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नस्ट इक्वेशन में भी सेम प्रॉब्लम होता है। तो अगेन मोल कंसेप्ट में उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। पर इट विल बी अ गुड प्रैक्टिस टू राइट द स्टेट्स ऑफ द रिएजेंट्स व्हिच आर रिएक्टिंग इन अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आपका कार्बन सॉलिड होगा, ऑक्सीजन गैस, सॉरी ऑक्सीजन आपका गैस होगा, और यहाँ पे कार्बन CO आपका गैस होगा, ठीक है। फिर आता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ठीक है। तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन ये स्टेट करता है कि जो एक केमिकल कंपाउंड है उसमें हमेशा सेम एलिमेंट्स, मतलब लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन एसेंशियली आपको ये कहता है, एक बार लॉ रीड कर लेता हूँ फिर समझाता हूँ। द लॉ स्टेट्स दैट अ केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन सेम प्रोपोर्शन बाय मास, ठीक है। तब हम लोग लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन देखते हैं। तो लॉ कहता है द लॉ स्टेट्स दैट अ केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन सेम प्रोपोर्शन बाय मास। तो इस लॉ का ये मतलब है कि जैसे मान लीजिए आपके पास CO2 है, ठीक है, CO2 है। तो CO2 आप कहीं से भी लोगे, दुनिया का आप कहीं भी कोना से CO2 लोगे, उसमें एक कार्बन होगा, 2 ऑक्सीजन होगा। कार्बन का मास 12 होता है, और ऑक्सीजन का मास क्या होता है? ऑक्सीजन का मास 16 होता है। तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो टोटल ऑक्सीजन का मास 32 हो जाएगा। तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन ये कहता है कि 12 ग्राम आपका कार्बन का कंबाइन करेगा, 32 ग्राम आपका ऑक्सीजन का कंबाइन करेगा, ताकि आपको 44 ग्राम CO2 मिलेगा, ठीक है, ताकि आपको 44 ग्राम CO2 मिलेगा। तो ये यही कहता है कि जो रेशियो है जिसके साथ एलिमेंट्स कंबाइन कर रहे हैं कंपाउंड देने के लिए, वो हमेशा फिक्स रहेगा। अगर 12/32 का मैं रेशियो लूंगा, ठीक है, तो 4 के टेबल में 3:8 का रेशियो आएगा। तो कार्बन और ऑक्सीजन CO2 बनाने के लिए 3:8 रेशियो में मास वाइज कंबाइन करेंगे। और अगर एलिमेंट वाइज देखेंगे तो 1:2 रेशियो में, ठीक है। तो कहीं भी आप CO2 आप कहीं का भी ले ले, CO2 आपका कोई भी कोना का CO2 हो, वो ये चीज आपका फॉलो करेगा, ठीक है। तो ये आपका लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है। फिर आता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है। व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर कंपाउंड्स, ठीक है। तो पहली बात लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में देखना है, दो एलिमेंट होंगे जो कि दो या उससे ज्यादा कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। द डिफरेंट मास ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट्स एंड द फिक्स्ड मास ऑफ द वन विथ विच इट कंबाइंस ऑलवेज फॉर्म्स अ होल नंबर रेशियो, ठीक है। तो ये थोड़ा सुनने में कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, तो इसका बेस्ट है कि एग्जाम्पल से ही देख लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपका हाइड्रोजन के ये इक्वेशन लिख लिया जाए। यहाँ पे आपका H2 है, जो कि अगेन गैस होगा, ठीक है। H2 गैस प्लस O2 गैस, यस H2O, ठीक है। अब H2O को आपको लिक्विड लिखना है कि गैस लिखना है, वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। सिचुएशन इन द सेंस टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। मैं यहाँ पे लिक्विड लिख दे रहा हूँ, ठीक है।
इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग यहाँ पे हाफ लगा देते हैं, या फिर यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 लगा देते हैं। ठीक है, तो 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन। सिमिलरली ये वाली इक्वेशन को देखते हैं। ठीक है, ये वाली इक्वेशन को देखते हैं। तो इस वाली इक्वेशन में आपका हो जाएगा H2 प्लस O2। ठीक है, अगेन गैस गैस गिव्स आपका H2O2। तो ये बैलेंस, इसको बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए, दो एलिमेंट कंबाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे मेरा H2 और O2 कंबाइन कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी मेरा H2 और O2 कंबाइन कर रहा है। ठीक है, ठीक है, H2 और O2 कंबाइन कर रहा है टू फॉर्म 2 और मोर कंपाउंड्स। ठीक है, यहाँ पे वाटर बना रहा है, पर यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना रहा है। ठीक है, द डिफरेंट मास ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट्स एंड द फिक्स्ड मास ऑफ द वन विथ विच इट कंबाइंस ऑलवेज फॉर्म्स अ होल नंबर रेशियो। ठीक है, तो अब ये बोल रहा है कि देखो, यहाँ पे H2 कंबाइन कर रहा है, यहाँ पे O2 कंबाइन कर रहा है, इसमें से एक चीज को आप कांस्टेंट रखो। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिंप्लिसिटी के लिए H2 को कांस्टेंट ले लेता हूँ। ठीक है, तो अगर ये वाली बैलेंस्ड इक्वेशन देखें, अगर ये वाली बैलेंस्ड इक्वेशन देखें, तो इसको रीड कैसे किया जाएगा? ठीक है, इसको रीड कैसे किया जाएगा कि दो, मतलब दो हाइड्रोजन के मोल्स के टर्म्स में अभी समझाया नहीं हो, तो मोल के टर्म्स से बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी बाद में जब मोल्स वाला समझा दूंगा तो मोल्स के टर्म्स में बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है जो कंबाइन करके दो वाटर के मॉलिक्यूल्स दे रहा है। ठीक है, ये इक्वेशन से मेरे को ये पता चल रहा है, पर यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम है। ठीक है, एक हाइड्रोजन एटम है जो कि कंबाइन कर रहा है आपका, एटम बोल रहा हूँ सॉरी, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है जो आपका एक ऑक्सीजन एटम के साथ एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करके H2O2 दे रहा है। तो मुझे एक चीज फिक्स रखनी है, एक चीज फिक्स रखनी है। तो ऑक्सीजन तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो वो यूज करके भी हम लोग कर सकते हैं, या फिर हाइड्रोजन के बेसिस पे भी कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल में हाइड्रोजन का दिया हुआ है, तो मैं मतलब बगल में एक सोल्यूशन है तो समझने में आसानी होगी बाद में, तो मैं वही कर दे रहा हूँ। तो हाइड्रोजन का अमाउंट कांस्टेंट रखने के लिए मैं इस पूरे इक्वेशन को हाफ से डिवाइड कर दे रहा हूँ। ठीक है, हाफ से डिवाइड कर दे रहा हूँ, सिंपल। ठीक है, अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितना यूज हो रहा है? एक हाइड्रोजन एटम का मास 1 होता है। ठीक है, एटम का मास बोल रहा हूँ तो 1 AU होता है। ठीक है, अगेन ये मैं समझाऊंगा क्या होता है, कैसे होता है, जब हम लोग मोल कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे। तो दो का मास 2 होगा। ठीक है, यहाँ पे ग्राम क्यों लिखा हुआ है वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, अभी के लिए बस एक तरीके से एक्सेप्ट कर लीजिए कि ये ऐसा है। ठीक है, तो दो का दो होगा, तो यहाँ पे आपका 2 AMU हाइड्रोजन, मतलब 2 AMU हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है आपका 16 AMU। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का मास होता है 16, यहाँ पे O2 है तो 32, पर आगे हाफ लगा हुआ है तो 16 अगेन। समझ में आया? तो 16 हो गया। तो दो 16 के साथ कंबाइन कर रहा है पानी देने के लिए। ठीक है, 2 AMU हाइड्रोजन कंबाइन कर रहा है 16 AMU ऑक्सीजन के साथ वाटर देने के लिए, और यहाँ पे 2 AMU हाइड्रोजन कंबाइन कर रहा है आपका 32, यहाँ पे हाफ नहीं लगा हुआ है, 32 AMU ऑक्सीजन के लिए, ताकि H2O2 दे। ठीक है, तो हाइड्रोजन तो आपका फिक्स्ड है, इधर भी हाइड्रोजन है और इधर भी हाइड्रोजन है। ठीक है, और कितना है? 2 AMU है, 2 AMU या फिर 2 ग्राम है। ठीक है, अगेन वो मैं समझा दूंगा थोड़ा देर में। ठीक है, यूनिट्स में भी मत जाइए, नंबर पे जाइए अभी। ठीक है, तो दो दो यहाँ पे दो दो है, फिक्स अमाउंट है। यहाँ पे कितना है? ऊपर में आपका कितना था? 16 था, नीचे आपका कितना था? 32 था। ठीक है, अब 16:32 लेंगे तो कितना का रेशियो आएगा? 1:2, जो कि एक सिंपल सा रेशियो, मतलब होल नंबर का रेशियो। ठीक है, तो यही आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कह रहा है कि दो चीज कंबाइन कर रहा है, दो अलग अलग चीज बना रहा है, एक चीज को फिक्स करिए तो बाकी जो दूसरा चीज होगा उसका अमाउंट का रेशियो एक सिंपल सा रेशियो आएगा। ठीक है, फिर आता है गे लुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स। तो व्हेन गैसेस कंबाइन और आर प्रोड्यूस इन अ केमिकल रिएक्शन, दे डू सो इन अ सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम, प्रोवाइडेड दैट ऑल गैसेस आर एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये लॉ भी समझ में नहीं आएगा, मैं जब मोल कंसेप्ट समझाऊंगा तब उसको अच्छा से समझेंगे। तो इस लॉ को अभी के लिए थोड़ा पॉज करते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन समझ में आ गया, लॉ ऑफ डेफिनेट या फिर कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी समझ में आ गया, मास तो आप लोगों को पता ही होगा। चलिए, अब आता है अवोगाड्रोस लॉ। द लॉ स्टेट्स दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये लॉ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका स्टेटमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये स्टेटमेंट याद कर लीजिए। ठीक है, अब धीरे धीरे ये जो मैंने दो लॉस जो भी मैंने एक तरीके से स्किप किए हैं, मैं जब आप आगे का आपको चीजें समझाऊंगा तब हम लोग एक सेकेंड, हाँ, तब हम लोग इसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, कि क्या कैसे होता है। ठीक है, इस लॉ का बस इतना ये मतलब है कि अगर आपके पास गैस है तो दो गैस ले लेते हैं, ऑक्सीजन और N2। ठीक है, ऑक्सीजन और N2 ले लेते हैं, इसका आपने लेट से 2 लीटर लिया और इसका भी 2 लीटर लिया। ठीक है, इक्वल वॉल्यूम तो इक्वल वॉल्यूम कर दिया ऑफ ऑल गैसेस, तो मैंने दो गैसेस एग्जाम्पल में ले लिया, और मन कर रहा है तो चलो CO2 भी ले लेते हैं, और वो भी हम लोग 2 लीटर ले लेते हैं, 2 लीटर लिए। ठीक है, ओके, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर। टेम्परेचर मान लेते हैं 25 डिग्री सेल्सियस है, अब सेम करने बोला है तो इसको भी 25 डिग्री सेल्सियस मान लो और इसको भी 25 डिग्री सेल्सियस मान लो।
प्रेशर भी सेम बोला है तो चलो प्रेशर भी सेम ले लिए, एक बार ले लिए, एक बार ले लिए और एक बार ले लिए, ठीक है, बार प्रेशर का यूनिट है। तो इसमें इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, मतलब इस कंडीशन में जितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स है उतने ही नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स होंगे और उतने ही CO2 के मॉलिक्यूल्स होंगे। ये आपका अवोगाड्रोस लॉ कह रहा है। ठीक है, ठीक है। इसको हम लोग आगे आइडियल गैस लॉ से समझेंगे कि ऐसा हो क्यों रहा है। ठीक है, चलिए, ये लॉ तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, और ये हम लोग मोल कंसेप्ट में आराम से देखेंगे। ठीक है, अब आता है डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी। तो अगेन इन्होंने कुछ कुछ स्टेटमेंट्स दिए थे जो कि अधिकतर मतलब आगे जाके थोड़े गलत साबित हो गए, बट इससे ये नहीं होता है कि उनका एफर्ट्स कम होता है, क्योंकि उन्होंने समझाने का कोशिश किया चीज़ों को। ठीक है, ओके। तो ऑल मैटर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। तो ये डाल्टन सर ने एक थ्योरम दिया था। अब ये अभी क्यों गलत है? क्योंकि एटम को भी हम लोग तोड़ चुके हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और कोई और ज्यादा पड़ रहा है तो न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन, बहुत सारा चीज़ है। ठीक है, तो इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। तो ऑल एटम इज कंपोज ऑफ स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। एटम खुद एक एटोमा वर्ड से आया जिसका मतलब इंडिविजिबल होता है, बट हम लोग इसको तोड़ सकते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। इतना में तोड़ सकते हैं, इससे ज्यादा भी तोड़ सकते हैं। तो अगेन ये अभी के हिसाब से सही नहीं है। ठीक है, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड प्रॉपर्टीज वाला एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर। ओके, तो ये भी सरफेस लेवल पे लगेगा सही है, बट ये गलत कैसे प्रूव होता है? आपका आइसोटोप से। आइसोटोप्स हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में देखेंगे। ठीक है, आइसोटोप्स में ये होते क्या है, सेम एलिमेंट होते हैं, बस उनका मास अलग होता है। मास क्यों अलग होता है? क्योंकि उनका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग होता है। इनका प्रॉपर्टीज सेम होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में हल्का अंतर होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज एक्जैक्टली सेम होते हैं। ठीक है, भले वो हाइड्रोजन ही होते हैं। तो हाइड्रोजन का ही अपना ले लो, हाइड्रोजन का अपना 1H होता है, 1D 2D होता है और 3T होता है। ठीक है, 1H 2D 3T, ये इनका मास नंबर मैंने ऊपर लिखा है। तो तीनों है हाइड्रोजन ही, एक में प्रोटॉन नहीं है, एक में एक प्रोटॉन है और एक में दो प्रोटॉन है, और ये आपका रेडियो एक्टिव है, ट्रीटियम, ड्यूटीरियम, और इसको प्रोटियम भी बोलते हैं या फिर हाइड्रोजन, जो कि हम लोग नॉर्मली हाइड्रोजन का बात कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये आपका आइसोटोप से स्टेटमेंट गलत प्रूव होता है। एटम्स कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशियोज टू फॉर्म कंपाउंड्स। ये भी लगेगा कि भाई ये कैसे गलत हो सकता है? हम तो हर बार ऐसे ही कंपाउंड सुने हैं जिसमें सब कुछ होल रेशियो में होता है। जैसे CO2 में 1:2 का रेशियो है, CO में 1:1 का रेशियो है, SO3 में 1:3 का रेशियो है, पर ऐसा भी कभी होता है क्या? तो होता है, जैसे कोई कोई कंपाउंड है जो कि नॉन स्टोइशियोमेट्री रेशियो फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक Fe0.93OX है। ठीक है, ऑक्सीजन का इसमें क्वांटिटी बदलता रहता है, जिसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई होल नंबर नहीं है, एक डेसिमल है। ठीक है, तो अगेन इसका एक एक्सेप्शन है। ठीक है, हाँ, अब ये जो लास्ट स्टेटमेंट है यही इनका सही है, बाकी ये सारे एक तरीके से अभी के हिसाब से गलत है, बट अगेन हिस्टोरिकल बेसिस से हमें ये जानना चाहिए। केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व द रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स, जो कि सही है। एटम्स आर नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ओके, चलो। अब डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी के कुछ कुछ ड्रॉबैक्स है। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन नहीं करता, क्योंकि इन्होंने एटॉमिक स्ट्रक्चर पे वैसा कुछ काम नहीं किया था। सबसे पहला एटॉमिक स्ट्रक्चर का काम, अगर आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला चैप्टर याद हो, तो वो सबसे पहले जे थॉमसन ने किया था, और उसके बाद बहुत सारी चीजें जो हम लोग उसमें देखेंगे। ठीक है, पेज टू एक्सप्लेन द बाइंडिंग फोर्स बिटवीन एटम्स इन अ कंपाउंड। तो पॉइंट ये है कि डाल्टन ने इस पे ज्यादा काम नहीं किया था, इन्होंने अपना थ्योरी दे दिया था एंड उन्होंने इसे छोड़ दिया था। डज नॉट एक्सप्लेन गे-लुसाइक्स लॉ, ये अगेन हम लोग फिर देखेंगे। एंड डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन एन एटम एंड अ मॉलिक्यूल। वो एटम पे ही गए थे, वो एटम और मॉलिक्यूल पे अंतर नहीं कर पाए थे। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, पहले ये हम लोग इसको समझ लेते हैं अच्छा से, एंड उसके बाद हम लोग ये सब सारे कंसेप्ट तक फिर से आएंगे। ठीक है, अब हम लोग आराम से बैठ के समझते हैं कि मोल कंसेप्ट में चल क्या रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है कि मोल है क्या। ठीक है, तो मोल हिंदी वाला मोल नहीं है जिसका मतलब वैल्यू है। मोल का मतलब ये है कि कोई भी चीज अगर 6.022 इंटू 10⁻23 क्वांटिटी में हो, ठीक है, क्वांटिटी में हो, तो उसको हम लोग 1 मोल बोलते हैं। समझ में आए? तो ये एक यूनिट है, और ये यूनिट ऐसा यूनिट है जो कि इतना बड़ा क्वांटिटी को दिखाता है। अभी नंबर कहाँ से आया? तो ये अवोगाड्रो साहब ने दिया था। ये उनका हाइपोथेसिस था, जो कि बाद में एक्सपेरिमेंटली सही प्रूव हो गया। तो हमें पता भी नहीं कि उन्हें ये नंबर आया कहाँ से दिमाग में। ठीक है, तो 1 मोल का मतलब है कि 6.022 इंटू 10⁻23। अब जरूरी नहीं कि केमिस्ट्री तक ही सीमित हो, आपको सब केमिस्ट्री में ही देखोगे, बट जरूरी नहीं कि केमिस्ट्री तक सीमित हो। अगर मैं आपको बोलूंगा कि मेरे पास 1 मोल बॉयज हैं, ठीक है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास 6.022 इंटू 10⁻23 बॉयज है, जो कि पॉसिबल है नहीं, थ्योरी मतलब जो कि एक्चुअल पॉसिबल नहीं है, बस स्टेटमेंट के लिए है। ठीक है, तो मेरे पास इतने नंबर ऑफ
कोई भी चीज का क्वांटिटी हो तो वो मेरे लिए 1 मोल है। इसको हम लोग Na से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, Na से रिप्रेजेंट करते हैं। इस नंबर को हर बार लिखने से हम लोग Na से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आ गया? 1 मोल। अब ये 1 मोल का सिग्निफिकेंस क्या है, ये मोल के कंसेप्ट में हम लोग, मतलब मोल कंसेप्ट में मोल का जरूरत क्यों पड़ा, वो हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहला चीज आता है मास, ठीक है। तो मास हम लोग जब डिफाइन करते हैं, ठीक है, जब मास डिफाइन करते हैं, तो जैसे एच है, तो एच का मास डिफाइन करना है मेरे को। तो एच जब आपका एटम है, ठीक है, एच आपका जब एटम है, एच की जगह ऑक्सीजन ले लेते हैं, चलिए ऑक्सीजन ले लेते हैं। ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन आपका अभी क्या है, एटम है। एटम क्या होता है, एक ऐसा चीज जिसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता है, वो को मतलब जो कि इंडिपेंडेंटली यूजुअली एग्जिस्ट नहीं करते हैं। इसका एक्सेप्शन वो है आपके नोबल गैसेस के, जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। अगर बहुत ज्यादा डीप जाओगे तो वो भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते, उनके बीच में भी बहुत वीक वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। बट अभी के स्टेज के लिए ठीक है, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। तो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन आपका एटम है, ठीक है। अब इसका जब मास लिया जाता है, तो इसका मास आता है आपका 16 AMU या फिर यू, ठीक है। तो एक एटम का जो मास होगा आपका, वो आपका AMU या फिर यू में नापा जाएगा। AMU होता है आपका एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, और यू उसी का मतलब शॉर्ट नोटेशन है। तो AMU या फिर यू, लोग एम लिखना छोड़ दिए तो फिर यू यूज करना स्टार्ट कर दिए। तो ऑक्सीजन का जो एटम है, एटम ऑक्सीजन है, ठीक है, वो आपका 16 AMU है या फिर यू है, ठीक है। अब आता है O2। तो O2 आपका एटम नहीं है, O2 आपका मॉलिक्यूल है, ठीक है। मॉलिक्यूल में होता क्या है, एटम्स कंबाइंड होते हैं एक फिक्स्ड रेशियो में, जो कि ज्यादा स्टेबल होता है करस्पॉन्डिंग एटम से, ठीक है। तो इसमें कितना है, 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, तो इसका मास हो जाएगा 32 AMU। अभी ये ध्यान रखिएगा कि हम लोग एक एक एंटिटी का बात कर रहे हैं, ये एक एटम है, ये एक मॉलिक्यूल है। इस मॉलिक्यूल में 2 एटम है, किसके, ऑक्सीजन के। समझ में आ रहा है? ये एक एटम है, ये एक मॉलिक्यूल है। तो जब भी हम एटम या फिर मॉलिक्यूल के लेवल में बात करेंगे, तो उसका मास हम लोग AMU में रिप्रेजेंट करेंगे, कि उसका मास 16 AMU है, उसका मास 32 AMU है, ठीक है। समझ में आया? अब क्या होगा, जब पता किया गया कि अगर आप 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स लेंगे, एटम्स ऑफ ऑक्सीजन लेते हैं, इतना आप लेते हो, कहीं कहीं पे 6.023 भी होता है, तो उस पर ज्यादा मंथन करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो 6.022 इंटू 10⁻³ एटम्स, 23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन लेंगे, तो इसका जो मास आता है, इसका जो मास आता है, वो आपका 16 ग्राम आ जाता है, ठीक है। ग्राम को, मेरा आदत है GM लिखने का, ऐसे ग्राम को जी ही लिखिए, ठीक है। तो 16 ग्राम आ जाता है। समझ में आया? 16 ग्राम आ जाता है। वही 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 अगर आप 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स लेंगे, ठीक है, ऑफ ऑक्सीजन, तो वो आपका 32 ग्राम आ जाता है। एंड इसलिए ये नंबर का सिग्निफिकेंस है, क्योंकि अगर इतना आपके पास कोई भी पार्टिकल है, तो आप उसका जो मास AMU में था, आप बस यूनिट बदल के उसका मास बता सकते हो, ठीक है, उसका मास बता सकते हो। अब ये है कि आपका, ये आपका 1 मोल है ना। 1 मोल का मतलब ही क्या था, कितने नंबर ऑफ कोई भी चीज, इतना क्वांटिटी हो आपके पास, तो आप उसको 1 मोल बोल सकते हो। सिमिलरली ये भी कितना है आपका, 1 मोल है। तो 1 मोल एटम ऑफ ऑक्सीजन का मास 16 ग्राम होगा, 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन का मास 32 ग्राम होगा। एटम का, अगर सिंगल एटम का बात करें तो 16 AMU होगा, और सिंगल मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का बात करें तो 32 AMU होगा, सॉरी इधर 32 AMU होगा, ठीक है। पर जैसे ही मोल आ गया, तो मोल आपका बोल रहा है कि इतना सारा क्वांटिटी में मेरे पास चीज है, एंड उसके हिसाब से उसका इतना ग्राम होगा, और उसके हिसाब से इतना इसका ग्राम होगा। तो यहां से आपका मोल कंसेप्ट आता है, ठीक है। मोल कंसेप्ट का ये कंसेप्ट आता है कि हाँ, मोल डिफाइन करना क्यों पड़ा। समझ में आया? तो अब यूनिट्स में कंफ्यूज नहीं हो रहा है कि एटम का क्या है, मॉलिक्यूल का क्या है। हीलियम का, जो नोबल गैसेस है, नोबल गैस, एक सेकेंड, जो नोबल गैस है, नोबल गैस को छोड़ के, ठीक है, नोबल गैस जो आपके हो जाएंगे हीलियम, नियॉन, आर्गन, जेनॉन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, ठीक है। नोबल गैसेस को छोड़ के, और अगेन ये तीनों कंबाइन भी करते हैं, यही तीनों जो कि कंबाइन नहीं करते हैं किसी से। जेनॉन तो ऑक्सीजन के साथ बनाते ही है। इसमें केमिकल बॉन्डिंग में आपने देखा ही होगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो ये नोबल गैसेस है, तो इनका क्योंकि किसी और के साथ कंबाइन ही नहीं करते हैं, ठीक है, तो इनका एटम और मॉलिक्यूलर फॉर्म सेम होता है। तो हीलियम मॉलिक्यूल रहे या फिर हीलियम एटम रहे, आप उनको सेम मानोगे। पर ऑक्सीजन जैसे कि एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट करता ही नहीं है,
इनफैक्ट करता भी है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, आप उसी की वजह से आप बूढ़े हो रहे हो, ठीक है। इसलिए सारे जो फेशियल क्रीम्स आते हैं उसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है, यही फ्री रेडिकल ऑक्सीजन को लेने के लिए। तो अगर आपको फ्री मतलब एटम दिया हुआ है ऑक्सीजन एटम, तो मतलब उसका मतलब O हो जाएगा, और O2 हो जाएगा तो उसका मॉलिक्यूल हो जाएगा। ये सब को छोड़ के कोई भी एलिमेंट का एटम और मॉलिक्यूल का मतलब सेम नहीं है। एटम मतलब अकेला एंटिटी होगा, और मॉलिक्यूल मतलब वो किसी के साथ, आइदर मोस्ट प्रोबेबली खुद के साथ कंबाइन होगा या फिर किसी और के साथ होगा। जैसे वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कंबाइन किए हुए हैं, ठीक है, वैसे करके। तो मॉलिक्यूल में बॉन्ड्स होंगे, एटम में बॉन्ड्स नहीं होंगे। याद रखना, एटम एक सिंपल एक अलग एंटिटी है जिसका एग्जिस्टेंस यूजुअली स्टेबल नहीं होता है, ठीक है, और नोबल गैसेस के इसमें स्टेबल होता है। और मॉलिक्यूल एटम्स का कॉम्बिनेशन है, जो कि एटम्स मतलब एटम्स के रिएक्ट करने से बना है, जो कि एक बॉन्ड फॉर्म किए एक दूसरे के बीच में, ठीक है। तो वो याद रखना है, सिंपल। मोल समझ में आ गया कि मोल कब यूज करना है, और ग्राम कब यूज करना है, और एएमयू कब यूज करना है। तो यहाँ पे मैंने जो चीज समझाई थी, यहाँ पे मैंने एएमयू के टर्म्स में बात की थी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा था, एक हाइड्रोजन एटम, ठीक है, सॉरी, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिएक्ट किया, और यहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिएक्ट किया, ठीक है। यहाँ पे हाफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बोलना एसेंशियली गलत है, पर क्योंकि मैं यहाँ पे H2 का मास सेम रखना चाह रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे हाफ लिखा है। तो लिखना ही गलत नहीं है, पर ऑक्सीजन, आप ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का हाफ कर नहीं सकते हो। तो इस इक्वेशन को बेटर ये होगा कि आप 2 से मल्टीप्लाई करके स्टडी करो। यहाँ पे मैंने समझाने के लिए हाफ से कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पहले यहाँ पे अगर हाफ किया था तो यहाँ पे भी हाफ करना था, कोई बात नहीं। हाँ, अब तो बैलेंस है, हाँ बैलेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एएमयू में के टर्म्स में बात करूँ तो मैं एक सिंपल सा एक रिएक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, कि एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, एक हाफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, जो कि रिएक्ट करके वाटर बना रहा है। वही वही अगर मैं पूरे मोल्स के टर्म्स में बात करूँ, तो पूरा 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स है हाइड्रोजन के, और 6.022 10 टू पावर 23 डिवाइडेड बाई 2 मॉलिक्यूल्स है ऑक्सीजन के, जो कि वाटर फॉर्म कर रहे हैं। तो मैं एसेंशियली इसे ग्राम्स में भी लिख सकता हूँ, और इसे एएमयू के टर्म्स में भी बात कर सकता हूँ, और यही एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन का फायदा है। तो अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन से क्या क्या बोल सकते हैं, ठीक है। तो वही रिएक्शन ले लेते हैं, H2 2H2 प्लस O2 गैस, किस H2O लिक्विड। अगेन ये लिक्विड गैस टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, ठीक है, 100 से ज्यादा है तो गैस, नहीं तो लिक्विड। सॉलिड मोस्ट प्रोबेबली नहीं होगा, ठीक है। तो इस इक्वेशन से आप क्या क्या चीज बोल सकते हो, अगर आप एटॉमिक लेवल पे हो, एटॉमिक या फिर स्लैश मॉलिक्यूलर लेवल पे, ठीक है, तो आप क्या बोल सकते हो, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 प्लस 1 मॉलिक्यूल ऑफ O2, ठीक है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ O2 गिव्स 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, ठीक है, ये बोल सकते हो। वही आप ज्यादा बड़े लार्जर स्केल में बोल रहे हो, मोल्स के टर्म्स में बात कर रहे हो, तो आप यहाँ पर सिंपल ये बोल सकते हो, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, प्लस 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन आपका दे रहा है 1 मोल वाटर। समझ में आया? तो बस क्वांटिटी जिसमें बात कर रहे हो उसमें अंतर आ जाएगा, और यहाँ पे अगर आप मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में बात कर रहे हो, तो मास का आपको यूनिट का ध्यान रखना है। मास का नहीं मतलब जो नंबर वाला पार्ट है वो सेम रहेगा, H2 का 2 रहेगा, पर यहाँ पे 2 एमयू रहेगा, और यहाँ पे 2 ग्राम से रहेगा, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे आगे 2 लगा है तो लास्ट में 4 ग्राम हो जाएगा, क्योंकि 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो ये आपको यूनिट्स का ध्यान रखना, और ये आपको चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये आपका चीज आ गया। अब जो इसके सवाल है ना, वो आपको सारे क्वेश्चन जो मैंने आपको बोला कि इसके जो भी सवाल है वो आपको यूनिट के मेथड से लगाने हैं, ठीक है। उसके लिए थोड़ा स्लाइड में पीछे जाते हैं। यहाँ पे मूल कंसेप्ट का दिया हुआ है, और क्या क्या कुछ छूटा है, ठीक है। थोड़ा अभी ये थोड़ा गो थ्रू कर लेते हैं, फिर आगे का चीज़ों को देखते हैं। तो एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास जो मैंने बोला एएमयू या फिर यू, तो उसका जो बेसिस था ना, उसका फर्स्ट बेसिस ये था कि जो कार्बन का मास है, जो कि अभी हम लोग को पता है कि 12 एएमयू होता है, ठीक है, तो 12 होता है। तो 1 एएमयू को जो डिफाइन किया गया था, इट इज डिफाइंड एज दी 1/12 द मास ऑफ C12 कार्बन। मतलब जो कार्बन जिसका मास 12 एएमयू है, उसका 1/12 करोगे तो उसका मास जो आएगा उसको हम लोग 1 एएमयू डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो इट कैन बी बेस्ट डिफाइंड एज 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट, ठीक, ग्राउंड स्टेट, क्योंकि कार्बन भी एक्साइट हो सकता है। The mass of an atom can then be accounted by the sum of the masses of protons and neutrons, which is almost equal to the atomic mass.
तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास होता है, न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन से थोड़ा ज्यादा होता है, पर दोनों का जो मास होता है वो रफली 1 mu ही होता है, मतलब अप्रोक्सीमेटली चलेंगे तो 1 mu ही होता है। तो हम लोग अगर किसी एटम का मास निकालना है तो हम लोग उसका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम कर सकते हैं, उससे हम लोग को उसका मास मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ज्यादा कम होता है एंड हम लोग उसको कंसिडर नहीं करते हैं मास में। एसेंशियली मास तो होता है उसका, बट हम लोग उसको कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है, तो एटॉमिक मास हो जाएगा मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट डिवाइडेड बाय 1/12 इंटू मास ऑफ C12 एटम। ठीक है, और ये 1 mu का आपका ये वैल्यू रहेगा जो आपको याद रखनी है। ठीक है, सिंपल सा है, तो ये याद रखना है। ग्राम एटॉमिक मास में मैं थोड़ा देर में आगे आता हूँ, यहाँ तक ठीक है। मॉलिक्यूलर मास मैंने आपको बता दिया, इट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द एटॉमिक masses ऑफ ऑल द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। It represents total mass of the molecule and is calculated by adding atomic mass based on the molecular formula. ठीक है, तो यहाँ पे एक सवाल दिया हुआ है, व्हाट इज द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ CO। तो वन मॉलिक्यूल ऑफ CO, तो C और O, C का एक एटम का मास कितना होता है, एक एटम का 12 AMU, इसका कितना होता है 16 AMU। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 12 प्लस 16 28 AMU। ये एक मॉलिक्यूल का होगा। अगर आपसे पूछेगा 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ CO, ठीक है, 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ CO, तो तब क्या हो जाएगा, C का कितना हो जाएगा 12 ग्राम, इसका कितना हो जाएगा 16 ग्राम, तो टोटल आपका 28 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, ओके, सिंपल। अब हम लोग, और कुछ बचा है, हाँ ये बचा हुआ है, ठीक है। अब आता है मोल कंसेप्ट। ये भी मैंने आपको बता चुका हूँ, एक बार फिर से रीड कर लेते हैं। द मोल इज द एसआई यूनिट फॉर मेजरिंग द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस कंटेन्स एग्जैक्टली 6.0 × 10⁻23 ऑफ एलिमेंट्री एंटिटीज, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन्स, एनीथिंग। केमिस्ट्री के टर्म्स में हम लोग यहीं तक रिस्ट्रिक्टेड रहेंगे। ऐसे मोल, कोई भी चीज अगर इतना क्वांटिटी में प्रेजेंट, तो इसको हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो 1 मोल इज 6.022 × 10⁻23 इन मास, 1 मोल इज दिस मच इन द वॉल्यूम। तो ये अभी मैं समझाता हूँ। नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन मास बाय एटॉमिक वेट, बाय गिवन एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो ये भी हम लोग आगे देखते हैं। चलो, ये हो गया। तो मैंने अभी तक क्या क्या बोला कि आगे दिखाऊंगा। ये ग्राम एटॉमिक मास हो गया है और ये फॉर्मूला बताना है। ठीक है, चलो, ओके। तब ग्राम एटॉमिक मास का मतलब क्या है। ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास तो ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है, तो थोड़ा इसको ध्यान से सुनना है। ग्राम एटॉमिक मास, तो ग्राम एटॉमिक मास का ये मतलब है कि आपको 2 मोल एटम्स दिए हुए हैं, सिंपल। ठीक है, और आपको अगर ग्राम मोल, सॉरी दो बोलता हूँ, कैसे बताऊँ, हाँ, मान लीजिए आपको x ग्राम एटॉमिक दिया, एटॉमिक मास पूछा है, ठीक है, मतलब x दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि आपके पास x मोल्स प्रेजेंट है। सिमिलरली अगर आपके पास y ग्राम मॉलिक्यूलर मास है, मॉलिक्यूलर मास पूछा जा रहा है, तो आपसे बोला जा रहा है कि y मोल्स का कितना मास है, y मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स का मास। ठीक है, तो ये पुराना कन्वेंशन है जिसके कारण अभी भी लोगों को कंफ्यूजन होता है, एक्स मोल एटम्स का मास। ठीक है, तो इसको अच्छा होगा कि इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास हीलियम है, हीलियम का मास कितना होता है 2 होता है, नहीं 4 AMU होता है। ठीक है, तो हीलियम का मास आपका 4 AMU होता है। तो आपसे पूछेगा कि 2 ग्राम, ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ हीलियम, हीलियम आपसे ये पूछ रहा है, तो 2 ग्राम एटॉमिक, यहाँ पे ग्राम लिखा हुआ रहेगा GRAM, ग्राम एटॉमिक मास। तो एटॉमिक लिखा हुआ है, मतलब एटम के लिए पूछा, और हीलियम मेरा एटम है, तो चलो सवाल में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 पूछ रहा है, तो अब हमसे ग्राम एटॉमिक मास पूछ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि मेरे से पूछ रहा है ये कि 2 मोल हीलियम एटम का मास कितना होगा, का मास कितना होगा। ठीक है, मास कितना होगा। ठीक है, अब देखिए, एक हीलियम एटम का कितना है 4 AMU। ठीक है, एक मोल का कितना होगा 4 ग्राम, और तो 2 मोल का कितना होगा 8 ग्राम। सिंपल, इजी सा है, समझ में आ गया। ठीक है, अब एक वाटर वाला एग्जांपल ले लेते हैं, H2O। H2O का मास कितना होता है 2 + 16 18, 18 AMU। अब क्योंकि ये मॉलिक्यूल है तो इसके लिए आपसे पूछेगा ग्राम मॉलिक्यूल में, तो इसका ले लेते हैं 20 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2O का मास। का मास मतलब हिंदी में नहीं रहेगा, इंग्लिश में रहेगा, का मास। ठीक है, तो H2O है, तो H2O का एक मॉलिक्यूल का मास कितना होता है 18 AMU। एक मोल मॉलिक्यूल का कितना होगा 18 ग्राम। ठीक है,
तो 20 मोल का कितना होगा? 18 इंटू 20, तो क्या आपका 360 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? ये हो गया, ग्राम भी आपको समझा दिया, मोल का समझा दिया। चलिए, सारी चीज खत्म हो चुका है। अब आता है मेन जो फॉर्मूला जो आप लोगों को याद रखता है। तो मोल कंसेप्ट का एक फॉर्मूला है जो कि आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, सिंपल सा है। एन इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। ठीक है, गिवन मास बाय मोलर मास, मतलब ये लोग याद रखते हैं, आप लोग याद नहीं रखोगे। ठीक है, मोलर मास का क्या मतलब है? जो उसका जो मास होता है, जब उसको ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो हम लोग उसको मोलर मास बोलते हैं, क्योंकि जो मोल का मोलर जो मास आता है, मतलब जैसे 2 ग्राम वाटर, वाटर नहीं बोलना है, थोड़ा एग्जाम्पल भी अच्छा होना चाहिए ना। तो 2 मोल्स SO3 का मास। ठीक है, अगर इसका आपसे कोई मास पूछेगा, ठीक है, तो कितना आएगा? तो सल्फर का 32 होता है, और 16 3 48 होता है, तो 48 प्लस 32 80, 80। ठीक है, हाँ 80 होता है, तो 80 होता है। ठीक है, 80 होता है, 80। तो 80 आप क्या ग्राम बोलोगे, क्योंकि आपसे मोल्स में पूछा गया है। अच्छा, ये एक का है, तो दो का होगा, तो ये 160 हो जाएगा, तो 160 ग्राम हो जाएगा। तो ये जो मास आता है ना, ये मोलर मास होता है। ठीक है, मोलर मास होता है। तो मोलर मास आपका 1 मोल के लिए डिफाइंड होगा, तो यहाँ पे मैंने 2 मोल्स का मास बताया, तो ये 160 हो गया। अगर आपसे कोई पूछेगा कि SO3 का मोलर मास कितना है, तो आप ऐड करोगे, ग्राम का यूनिट लिखोगे और आंसर बता दोगे। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो गिवन मास बाय मोलर मास इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय Na, अवोगाड्रोस नंबर, और ठीक है, गिवन वॉल्यूम, ठीक है, डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। हाँ, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इस पे, इसका क्या सेंस है। ठीक है, तो n होगा गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय Na, या गिवन मोल वॉल्यूम बाय 22.4। अब ये बहुत लोग याद रखते हैं, कंफ्यूज होते हैं। चाहो तो याद कर लो, नहीं चाहोगे तो यूनिटरी मेथड से सॉल्व कर लोगे। कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग? जब कल प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे अगले लेक्चर में, तब देखेंगे। ठीक है, बाकी सब यूनिटरी मेथड से हो जाएगा। जैसे मान लो आपको गिवन है कि आपके पास 36 ग्राम वाटर है। ठीक है, 36 ग्राम वाटर है। ठीक है, आपसे पूछेगा कितना मोल्स है, मतलब इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं आने वाला है, मैं बस समझाने के बोल रहा है। कितना मोल्स है, कितना नंबर ऑफ मोल्स है, मतलब आपसे एन पूछा जा रहा है। तो आप ये फॉर्मूला लगाने के बजाय आप ये भी तो कर सकते हो ना, कि अगर 18 ग्राम पानी होता मेरे पास, तो वो 1 मोल होता, राइट? अगर 1 ग्राम पानी होता, तो 1/18 मोल होता। ठीक है, अगर 36 है, तो वो हो जाएगा 1/18 इंटू कितना, 36, तो आपका यहाँ से 2 आ जाएगा। तो आपको ये फॉर्मूला वैसे याद करने का कोई जरूरत है नहीं, चाहो तो कर सकते हो, उतना टफ फॉर्मूला भी नहीं है। बाकी यूनिटरी मेथड से सब सॉल्व हो जाएगा। सेम गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे देखते हैं एक और सिंपल सा, अभी सिंपल ही एग्जांपल्स करा रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन तो करना ही है हम लोग को, मेन समझने पे जोर देना है। मान लो आपको गिवन है कि 12 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स हैं। ठीक है, 12 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स हैं। ठीक है, 23 पार्टिकल्स हैं। अब उसका आपको बताना है कि मोल्स कितने हैं। तो अगेन ये आपको दिख ही रहा होगा कि ट्वाइस है, बट ठीक है। अगर अगर 6 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं, 6 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते, तो वो आपका 1 मोल होता। होता कि नहीं होता? मोल का वही डेफिनेशन है। तो 1 होता, तो 1/6 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो 12 इंटू 10⁻23 है, तो ये हो जाएगा आपका 1/6 इंटू 10⁻23 इंटू 12 इंटू 10⁻23, आपका 2 मोल आ जाएगा। तो आपको याद रखने की जरूरत है नहीं, यूनिटरी मेथड से ही सब सॉल्व हो जाएगा। डेफिनेशन याद रखना है, टर्म्स का मतलब क्या है वो अच्छा से याद रखना, फिर ये हो जाएगा। लास्ट वाला पार्ट देखते हैं, गिवन वॉल्यूम बाय 22.4। तो ये पाया गया है ना कि अगर आप टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर आई थिंक 25 डिग्री सेल्सियस होता है, और जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखेंगे, जो सारे गैसेस हैं, सारे गैसेस है, बट ओनली गैसेस नॉट लिक्विड, सारे जो गैसेस है वो सेम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं, जो कि 22.4 लीटर होता है। ठीक है, और आपका जो अवोगाड्रोस लॉ था वो भी यही कह रहा था। ठीक है, वो भी यही कह रहा था। ठीक है, ये वाला हम लोग एग्जाम्पल से देखेंगे, तो वो भी आपका यही कह रहा था कि इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो आपका अवोगाड्रोस लॉ भी एसेंशियली यही कह रहा था। ठीक है, तो ये वाला जो चीज है, ये आपका केवल गैसेस के लिए अप्लाई करना है, 22.4 करना है,
अगर यूनिट में मिलीलीटर में होगा तो अकॉर्डिंगली यूनिट कन्वर्जन कर लेना है, उसमें आप लोग अच्छे हैं, ठीक है, तो उसका टेंशन नहीं लेना। तो ये एक बेसिक फॉर्मूला इस चैप्टर का आता है, ओह सॉरी, बेसिक फॉर्मूला इस चैप्टर का आता है, जो आप नहीं भी याद करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यूनिटरी मेथड से सॉल्व कर लोगे। दूसरा, आगे प्रोसीड करने से पहले एक और चीज बता देना चाहता हूँ, जो कि है आपका पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ठीक है, तो ये आपका आइडियल गैस लॉ है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका पी होता है प्रेशर, ठीक है, वी होता है वॉल्यूम, एन होता है नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, टी होता है आपका टेम्परेचर, जो कि केल्विन में ही होगा, इसको कोई और यूनिट में नहीं डालना है, ठीक है। प्रेशर और वॉल्यूम का बदलते रहेगा, एन तो नंबर ऑफ मोल्स है, और आप आर आपका होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, आर होता है आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है। अब प्रेशर और वॉल्यूम के हिसाब से आर का यूनिट में फर्क आता है और उसका वैल्यू में फर्क आता है। टेम्परेचर आपका हमेशा केल्विन में रहेगा, ठीक है, पर आर का जो वैल्यू है उसका तीन वैल्यूज होते हैं, एक होता है 0.0821, एक होता है 8.314 और एक होता है 2। तो ये तब होता है जब आप लीटर एटीएम के टर्म्स में बात कर रहे हो, मतलब आपका प्रेशर एटीएम में है, वॉल्यूम लीटर में है, ठीक है। ये तब होता है जब आप जूल के टर्म्स में बात कर रहे हो, और 2 तब होता है जब आप कैलोरी के टर्म्स में बात कर रहे हो। मतलब आप आर का तो यूनिट यहाँ से निकाल ही लोगे, पीवी बाई एन टी का जो डायमेंशन होगा वही आर का डायमेंशन होगा, ठीक है। तो पीवी बाई एन टी का जो भी डायमेंशन होगा वही आर का डायमेंशन होगा, तो इसका यूनिट निकालने को इतनी बड़ी बात नहीं है। वैल्यू इसका थोड़ा याद रखना जरूरी है कि अलग अलग केसेस में इसकी अलग अलग वैल्यूज होती है, ठीक है। अब इस इक्वेशन को अगर थोड़ा रीअरेंज करेंगे, इस आइडियल गैस इक्वेशन को, तो मेरे पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एन इज इक्वल टू पीवी बाई आर टी, पीवी बाई आर टी आ जाएगा, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी था, तो इतना अरेंज कर दिया। अब देखिए, अगर आपके पास प्रेशर भी सेम है, वॉल्यूम भी सेम है, आर तो आपका कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी सेम है, तो नंबर ऑफ मोल्स तो सेम हो जाएंगे, और अगर नंबर ऑफ मोल्स सेम है तो आपके नंबर ऑफ मोल्स सेम है तो नंबर ऑफ पार्टिकल सेम हो जाएंगे, होंगे ना, एन से मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएगा, यही फॉर्मूला से, या फिर यूनिटी मेथड लगा लो। तो एसेंशियली आपका जो, कहाँ गया, अवोगाड्रोस लॉ था, वो यही कह रहा था, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो अवोगाड्रोस लॉ आपका यही आइडियल गैस, मतलब आइडियल गैसिफिकेशन, उसको ऑलरेडी कैप्चर कर रहा है, ठीक है। समझ में आ गया, तो ये इसका बेसिस हो गया। सारा क्वेश्चन इसका यूनिटी मेथड से लगाना है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। अब हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ वैसा आएगा जो मैं मिस कर दिया हूँ तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। और क्या मिस हुआ, हाँ वो गैस वाला इक्वेशन जो था ना, ठीक है, एक गैस वाला इक्वेशन देखते हैं। H2 प्लस H2 गैस प्लस Cl2 गैस आपका देता है 2 मोल HCl, ठीक है। तो जो जो आपका जो गेल लुसाक्स लॉ था वॉल्यूम वाला, वो ये बोलता है कि दो जब गैस कंबाइन कर रहे हैं तो वो एक सिंपल सा रेशियो में कंबाइन कर रहे हैं। तो अगेन ये HCl का गैस का फॉर्मेशन का जो इक्वेशन यूज किया हुआ है, एक सेकेंड, हाँ, तो यहाँ पे जो इक्वेशन दिया हुआ है H2 और Cl2 आपके दो HCl, मतलब दो HCl के मॉलिक्यूल्स फॉर्म कर रहा है, ठीक है, अगर मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो H2 गैस है, इसमें दो गैसेस कंबाइन कर रहे हैं, यहाँ पे गैसेस का जो रेशियो है कंबाइन करने का वो 1:1, ठीक है, 1:1 है। सिमिलरली हम लोग एक और इक्वेशन ले लेते हैं जिसमें H2 गैस कंबाइन कर रहा है और एक O2 गैस कंबाइन कर रहा है, ठीक है। क्या बना रहा है, H2, गैस लिक्विड, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। यहाँ पे हाफ लिख दूं या फिर पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें इस गैस और इस गैस का रेशियो कितना है, 1:1:2, मतलब 1/हाफ, ये हो जाएगा 2:1, ये भी एक सिंपल रेशियो है। तो वो जो लॉ था ये लुसाका का, वही कह रहा था कि जो भी गैसेस कंबाइन करते हैं वो एक सिंपल से रेशियो में कंबाइन करते हैं। ये आपका गेल लुसाका का लॉ हो गया, ओके, ठीक है। अब हम लोग कुछ कुछ सवाल देखते हैं जो कि काफी सिंपल से इजी यूनिटरी मेथड सीख करेंगे। When 22.4 liters of H2 gas is mixed with 11.2 liters of Cl2, each at STP, STP मतलब standard temperature and pressure, ठीक है, the moles of HCl gas formed is equal to, इसके लिए आपको पहले सबसे पहले रिएक्शन लिखनी होगी। तो H2 gas plus Cl2 gas gives HCl gas। इस इक्वेशन में क्या प्रॉब्लम है, बैलेंस नहीं है, इक्वेशन को हमेशा बैलेंस करना है। दो लगा के मैंने बैलेंस कर दिया। अब देखिए ये इक्वेशन बोल क्या रहा है मेरे को, 1 मोल H2 लूंगा, 1 मोल Cl2 लूंगा, तो 2 मोल HCl बनेगा, यही बोल रहा है ना। अब लिया कितना हमने, 22.4 लीटर्स ली, तो 22.4 लीटर,
तो अगर 1 मोल कोई भी गैस होगा तो उसका वॉल्यूम 22.4 होगा। ठीक है, तो अगर 22.4 लीटर हम H2 लिए हैं, मतलब मैंने 1 मोल H2 लिया है। ठीक है, 11.2 लीटर लिया है Cl2 का, मतलब मैंने हाफ मोल लिया है Cl2 का, हाफ मोल Cl2 लिया है। ठीक है, क्योंकि 11.2 22.4 का हाफ होता है। तो मेरे से पूछा जा रहा है कि HCl कितना बनेगा। ठीक है, अब कम क्या है, एसेंशियली इस रिएक्शन को होने के लिए मेरे को 1 मोल H2 चाहिए था और 1 मोल Cl2 चाहिए था, तब मेरा 2 मोल HCl बनता। पर अब मेरे पास Cl2 कम है, H2 तो है जितना चाहिए था, पर Cl2 कम है। अब Cl2 कम है तो जो कम है वो उसी के हिसाब से होगा ना, बाकी बचा हुआ आधा मोल H2 तो रिएक्ट ही नहीं करेगा। तो 1 मोल Cl2 से 2 मोल HCl बनता था, तो आधा मोल Cl2 से 1 मोल HCl बनेगा, और 1 मोल HCl बनेगा तो 1 मोल ही HCl बनेगा, मतलब वही आपका ऑप्शन है। तो ये इसका आंसर ए हो जाएगा। तो सिंपल से यूनिटरी मेथड से सॉल्व करना है। If the volume of a drop of water is इतना, then the number of water molecules present in 2 drop of water at room temperature is। ठीक है, तो अच्छा सवाल है, अगेन यूनिटरी मेथड से करेंगे। ठीक है, तो एक ड्रॉप का वॉल्यूम कितना है, एक ड्रॉप का वॉल्यूम कितना है 0.0018 ml। वेरी गुड। तो 2 ड्रॉप का कितना होगा, तो उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0.00 कितना हो जाएगा 36 ml। और वाटर का जो डेंसिटी होता है वो होता है 1 ग्राम पर ml, 1 ग्राम पर ml। तो 1 ग्राम का अगर 1 ग्राम वाटर होगा, मतलब 1 ग्राम आपके पास वाटर है, तो उसको कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, उसका वॉल्यूम कितना होगा 1 ml होगा। कन्वर्सली अगर 1 ml वाटर है तो उसका वेट 1 ग्राम होगा। तो 1 ml वाटर है, 1 ml H2O का वेट कितना होता है 1 ग्राम। ठीक है, तो 0.0036 ml का कितना होगा 0.0036 ग्राम। इसके लिए पेज खाली है। ठीक है, यहीं पे लिख देता हूँ 0.0036 ग्राम। तो आपके पास जो वेट है 0.0036 ग्राम। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला अगला हम लोग इस पॉइंट पे चलते हैं कि आपसे पूछा क्या है, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास 18 ग्राम होता, 18 ग्राम वाटर होता, तो उसमें कितना होता 6.022 इंटू 10⁻23 क्या होते मॉलिक्यूल्स होते वाटर के। ठीक है, मोल्स नहीं, मोल्स नहीं, मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O होते हैं। ठीक है, अगर 18 ग्राम होता तो 1 ग्राम होता तो कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 18, और 0.0036 होगा तो कितना होगा 6.022 इंटू 10⁻23 बाई 18 इंटू 36/10000। ये वही 0.0036 को इस नंबर के फॉर्म में लिख दिया। ये कटा 2 आया, और ये पावर का देख लीजिए 4 कम होगा तो इंटू 10⁻19 रहेगा, और यहाँ पे 6.022 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 12.044 हो जाएगा। यहाँ पे इन्होंने लगता है 6.023 लिया है, उसी के हिसाब से आपका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा है। अब आता है परसेंटेज कॉम्पोजिशन। ठीक है, तो ये भी मतलब कुछ इसमें याद नहीं करना है, सिंपल सा स्टैंडर्ड 6 7 वाला परसेंटेज है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि कोई कंपाउंड में कितना परसेंट कोई चीज़ है तो आप क्या करोगे, मान लीजिए आपके पास CO2 है। ठीक है, आपसे पूछेगा इसमें कितना परसेंट कार्बन है, तो आप क्या करोगे 12 ग्राम कार्बन का है, टोटल मास 44 है इंटू 100, यही करोगे ना, तो यही आपका मास परसेंटेज है। H2O में आपसे पूछेगा कि कितना ऑक्सीजन है, 16 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 100, यही इसका मास परसेंटेज है। तो अगेन याद करने का कुछ है नहीं, बेसिक सा कंसेप्ट है। अब उस बेसिस पे सवाल करते हैं। ठीक है, सवाल बहुत ज्यादा इजी है, आराम से हो जाएगा। कैफीन काफी बड़ा मॉलिक्यूल है, अच्छा भी है, सोने नहीं देता है, एग्जाम टाइम काम आता है। कैफीन has a molecular mass of 194, okay, if it contains 28.9% by mass of nitrogen, number of atoms of nitrogen in one molecule of caffeine is। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगेन क्योंकि ये आपका कैफीन वाला चीज है, तो ये आराम से, मतलब कैफीन वाला चीज बोल रहा हूँ, मास परसेंटेज वाला क्वेश्चन है, तो ये आपका आराम से लग जाएगा, इसमें कोई ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो कैफीन का आपको दिया हुआ है मॉलिक्यूलर मास कितना है 194, तो इसमें 28.9% बाई मास नाइट्रोजन गिवन है। ठीक है, 28.9% बाई मास नाइट्रोजन गिवन है। तो जो 28.9% आपका 194 का है वो आपका टोटल मास ऑफ नाइट्रोजन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका टोटल मास ऑफ नाइट्रोजन, जो कि हो जाएगा 28.9 बाई 100 इंटू 194। इसको सॉल्व करिएगा, ये अप्रोक्सीमेटली आपका 56 के आसपास आएगा। ठीक है, अब एक नाइट्रोजन का मास कितना होता है 14 AMU,
अगर मॉलिक्यूल के रूप सॉरी मोल्स के रूप में बात करें तो 14 ग्राम मोलर मास, ठीक है। तो 56 में कितना होगा, 4 होगा, क्योंकि 14 4 जा 56, तो इसका आंसर आपका 4 हो जाएगा। सिंपल सा, ठीक है। अगला देखते हैं। अब आते हैं इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला, इंपेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला में अंतर क्या है, तो सिंपल सा ये बात है, इंपेरिकल फार्मूला में क्या करते हैं, जो कि बेस्ट होगा, एक एग्जाम्पल से समझना। जैसे कि कोई आपका मॉलिक्यूल है, जैसे कोई आपका वैसा मॉलिक्यूल ले लेता है जिसमें बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ पे तो ग्लूकोज दिया ही हुआ है, चलिए यहीं का एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे जैसे ग्लूकोज दिया हुआ है, तो ग्लूकोज जो होता है वो आपका पायरेनोज शुगर का रिंग होता है, जिसमें आपके C6 होते हैं, H12 होते हैं और O6 होते हैं। तो ये आपका एक्चुअल में क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, मतलब ग्लूकोज आपका एग्जिस्ट करता है। बट अगर इसका आपको इंपेरिकल फार्मूला बताना हो तो हम लोग क्या करेंगे, अगर कोई भी कॉमन नंबर है, होता है ना जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो बचपन में HCF बोलते थे, वो लेना है। और अगर कोई भी जो कोफिशिएंट से नीचे, जो नंबर से नीचे, अगर उनका आप HCF लेके उसको कम कर सकते हो तो उससे आपको इंपेरिकल फार्मूला मिल जाएगा, ठीक है। तो जैसे आप छः छः से तीनों नंबर को काट सकते हैं, तो आपका C1H2O1 आ जाएगा, तो आपका मतलब CH2O आ जाएगा। ये इसका इंपेरिकल फार्मूला है। अब इसका इंपेरिकल फार्मूला का मास कितना है, 12 प्लस 2 14 प्लस ये 6, तो टोटल 30 इसका मास है। अगर इसको वो नंबर जो कि यहाँ पे आप जिसका HCF लिए थे, मतलब जो 6 से आप काटे थे, उससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 180 आ जाएगा। आप इधर सम करके भी देखोगे तो आपको 180 ही आ जाएगा। एसेंशियली अगर आपको इंपेरिकल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला में कूदना है, तो आपको वो नंबर ढूंढना है जिससे उसको काटा गया था, मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला को, जिस मतलब जो HCF ढूंढा गया था इंपेरिकल फार्मूला लाने के लिए, उस नंबर से मल्टीप्लाई करना है। एंड फिर उससे क्या होगा कि आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। बट अगेन ये हर जगह पॉसिबल नहीं है, क्यों, जैसे H2O है, H2O में आप इसको कितना और काट सकते हो, यहाँ पे तो 1 है, यहाँ पे 2 है, अब आपका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 1 ही आएगा, HCF तो 1 ही आएगा। तो H2O का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला और जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो भी सेम है। तो एम्पिरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला का केस तभी आएगा, ठीक है, जब आपके पास ये हो, कुछ वैसा कॉमन हो। जैसे यहाँ पे आप 2 आपका HCF है, तो आप 2 से काट सकते हो, आपको CH2 मिल जाएगा। CH2 का मास 14 होगा, अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 28 आ जाएगा, जो कि आपका इथीन का मास है, ठीक है। तो ये एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला का केस है। एम्पिरिकल फार्मूला इज नॉट ऑलवेज द सेम एज मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम नहीं है, पर इस केस में सेम था। इफ मॉलिक्यूलर मास इज नोन देन मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला, समझा दिया। n वो नंबर है जिससे आप सारे, मतलब जो HCF जो आपका आया था, जिससे आपने काटा था सारे कोफिशिएंट्स को, वो आपका n है, ठीक है। तो अब चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं इस पर। पॉजिन, अ पॉइजनस गैस यूज ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर, कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में यूज होता था। कंटेन्स 12.1% कार्बन, 16.2% ऑक्सीजन एंड 71.7% क्लोरीन बाय मास। व्हाट इज द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ पॉजिन। आपको एम्पिरिकल फार्मूला निकालने के लिए करना क्या है, जो आपको परसेंटेज गिवन है, यहाँ पे 12.1 दिया हुआ है C, ऑक्सीजन का कितना दिया हुआ है 16.2, और क्लोरीन का कितना गिवन है 71.7। तो पहले आप ऐसे लिख लो, फिर इसको आप इसके मोलर मास से डिवाइड कर दो, तो 12.1/12, ठीक है, 16.2 बाई कितना 16, और इसका हो जाएगा 71.7/35.5। ये होता है क्लोरीन का मास। तो इससे आपका अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा, 1 आएगा, ये भी आपका अप्रोक्सीमेटली 1 आएगा, और ये आपका अप्रोक्सीमेटली 2 आएगा। इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला का रेशियो आएगा वो हो जाएगा C1O1Cl2, ठीक है, C1O1Cl2। तो ये आपका एम्पिरिकल फार्मूला का आ जाएगा। अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछेगा, तो कोई ना कोई तरीका होगा जिससे आप वो n निकाल सको, ताकि आप मॉलिक्यूलर फार्मूला में रीच कर सको, ठीक है। अब समझिए क्वेश्चन इतना इजी क्यों था। तो क्वेश्चन इजी इसलिए क्योंकि जो फॉर्मूला है वो फॉस्जीन का COCl2 ही होता है। मतलब आपसे जो एम्पेरिकल फार्मूला पूछा है, असल में आपसे मॉलिक्यूलर फार्मूला ही पूछा है, ठीक है। अब फॉस्जीन का अगर आपको स्ट्रक्चर पता हो तो ये C डबल बॉन्ड O Cl2 होता है, बहुत ज़्यादा पॉइजनस होता है, बहुत ज़्यादा पॉइजनस होता है। अब इसका मास का सम करेंगे तो ये 99 के आसपास आएगा, 71 प्लस 12, 71 प्लस 12 प्लस 16, 99 के पास आएगा, क्योंकि 100 के काफ़ी करीब है। तो इसका मास 100 था, इसलिए इसका परसेंटेज इतने सिंपल था, इसलिए इसका आंसर इतना इजीली आ गया। हमेशा ये नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा बड़ा एडवांटेज क्या है कि इस क्वेश्चन में आपको वेपर डेंसिटी गिवन है, ठीक है, वेपर डेंसिटी गिवन है। तो ये फॉर्मूला मैं भी आप लोगों को बता देता हूँ कि जो वेपर डेंसिटी होता है, ठीक है, वेपर डेंसिटी होता है, अगर आप इसका इंटू 2 करोगे तो आपको इसका मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा।
केमिस्ट्री में मास और वेट सेम होता है, फिजिक्स में नहीं होता है, ठीक है। वेपर डेंसिटी इंटू 2 करके आपका मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। एसेंशियली आपको गिवन है कि इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, 146 है। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, 146 है। अब मान लेते हैं कि जो कार्बन का फॉर्मूला है वो आपका CX है, ठीक है, HY है और OZ है। आपको X, Y और Z का वैल्यू निकालना है, ठीक है, सिंपल सा है। तो अब क्या करना है, आपके पास X एटम से कार्बन के, तो क्वेश्चन की बात माने तो X इंटू 12, क्योंकि एक कार्बन का मास कितना होता है 12 डिवाइडेड बाई 146, ठीक है। कितना मास कार्बन का है टोटल, बाई 146 टोटल। ये आपको कितना गिवन है, 49.3 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है, सिंपल सा है। तो आप इसको x को सॉल्व करोगे, x को सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा ये अप्रोक्सीमेटली आपका 5.99 आ जाएगा, मतलब 6, मतलब इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। अगर आप चाहे तो y के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं और z के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए y के लिए भी सॉल्व कर लेते हैं। तो y के हिसाब से, मतलब हाइड्रोजन के हिसाब से y इंटू 1, क्योंकि हाइड्रोजन का मास 1 होता है, बाई 146 इज इक्वल टू कितना दिया है, 6.84, 6.84 बाई 100। यहाँ से y सॉल्व करेगा, यहाँ से y आपका लगभग 9.9 आएगा, जो कि आपका 10 है, ये आपका लगभग 6 है। तो इससे अगेन आपका सी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, सिंपल सा है, समझ में आ गया। तो ऐसे ये वाला सवाल आप आसानी से कर सकते हैं। बाकी आप एम्पिरिकल फॉर्मूला वाला मेथड से भी कर सकते हैं, बट क्योंकि यहाँ पे आपको एक बोनस इन्फॉर्मेशन गिवन है उसकी वजह से क्वेश्चन और ज़्यादा ईजी हो गया। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। अगला बार हम लोग अब कॉन्सेंट्रेशन टर्म स्टार्ट करके इस चैप्टर के और क्वेश्चंस लगाएंगे, PYQs देखेंगे और फिर हम लोग ये चैप्टर खत्म करेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए।